रिसेंटली यूएस के लॉ मेकर्स ने हाल ही में आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको ये चैलेंज कर दिया है कि अगर आपने इजराइल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं अगर इनके खिलाफ कहीं भी वारंट निकाला तो हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। लेकिन क्या यूएस की इतनी हिम्मत है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको चैलेंज कर सकता है? क्या वाकई में यूएस के पास में इतनी पावर है? लेकिन आखिरकार इजराइल के ऑफिशियल्स के खिलाफ ये एक लेटर जो है जिसको हम लोग कह रहे हैं अरेस्ट वारंट, वो क्यों जारी किया गया है? और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। लेकिन इससे पहले जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक जो वारंट है वो जारी किया था, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट नहीं किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनके खिलाफ भी जारी किया गया, लेकिन उनको भी अभी तक भी जो है अरेस्ट नहीं किया गया। इजराइल के जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, लेकिन फिर भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसका जन्म होता है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में देखने वाले हैं कि आखिरकार यूएस का 51 स्टेट इजराइल कैसे बनता है और इजराइल को इतना तवज्जो देने के पीछे यूएस का क्या इरादा है, वो आज हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज आप लोग देख सकते हैं कि यूएस के लॉ मेकर जो है उन्होंने कहा है कि थ्रेटनिंग आईसीसी, मतलब उन्होंने थ्रेट किया है आईसीसी को ओवर इजराइल अरेस्ट वारंट, इजराइल के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया है उसके खिलाफ। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बड़ा सिरदर्द का सामना कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ईरान जो है वो अटैक कर रहा है, हुती विद्रोही जो है वो भी अटैक कर रहे हैं, साथ में जो पड़ोस के देश हैं उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है, अरब कंट्रीज का प्रेशर आ चुका है। लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि जब तक हम लोग 7 अक्टूबर की घटना का बदला नहीं ले लेते हैं तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और हमास को हम लोग पूरी तरीके से नेस्तनाबूद जो है वो कर देंगे। हाल ही के अंदर नेतन्याहू जो है और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ एक पोटेंशियल अरेस्ट वारंट जो है वो भी निकला था वर्ल्ड कोर्ट के द्वारा। और ये वर्ल्ड कोर्ट जो है वो क्या है उसको जानने से पहले आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स को आपके सामने लेकर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की नॉलेज जो है वो काफी रिच रहे। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात का अपोज करते हैं कि एक स्टडी के चैनल पर आप ये न्यूज क्यों कवर कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब तक एक स्टूडेंट के पास में एक डायनेमिक अप्रोच नहीं होती है किसी भी चीज को सोचने की, तब तक वो अपने एग्जाम्स को, जो कि बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि सीधा ही हम लोग एग्जाम के लिए किताब को पढ़ेंगे और निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अपने मस्तिष्क के, अपने ब्रेन के जो डायमेंशंस हैं उनको अच्छे से सोचना पड़ता है। चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करना जरूरी है इस चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। देखिए क्या हुआ है, इजराइल इज वॉइसिंग कंसर्न दैट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुड बी प्रिपेयरिंग टू इशू अरेस्ट वारंट। रिसेंटली हुआ क्या है कि अरेस्ट वारंट जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उस अरेस्ट वारंट को मानने से इनकार कर दिया है इजराइल के ऑफिशियल्स ने। और फिर यूएसए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने कहा है, लॉ मेकर्स ने कहा है कि अगर इजराइल के खिलाफ कुछ भी किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। मतलब इतनी बड़ी धमकी जो है वो दे डाली है। और 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी क्रॉस बॉर्डर अटैक, मतलब 7 अक्टूबर को हुआ क्या था कि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इससे इजराइल जो है वो काफी खफा था और फिर वो बदला लेने के लिए हमास के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। आपकी जानकारी में बता दूं कि अभी हजारों लोगों की जान जा चुकी है हमास के अंदर, लेकिन केवल और केवल सैकड़ों के अंदर लगभग 1200 लोगों की जान जो है वो गई है इजराइल के अंदर। लेकिन लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 34,000 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर। तो एक जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कह रहा है कि अभी आपने, यानी कि इजराइल को कह रहा है कि आपने गाजा के अंदर जो भी अटैक किए हैं इसके अंदर महिलाएं और बच्चे जो है इनकी जान गई है, इसलिए नरसंहार के तौर पर आपको एक अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया जाता है। मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बता देता हूं कि बेसिकली जब भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो जब अरेस्ट वारंट जारी करता है तो आपने नरसंहार कितना किया है, ह्यूमन जो वायलेशंस हैं राइट्स का वो कितना किया है, इसके आधार पर वो अरेस्ट वारंट जारी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और ये बताते हैं वहां पर कि हमारे खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी किया है, आगे इसके खिलाफ जो है वो करना क्या है। ठीक है, इजराइल डिक्लेयर द 51 स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ऐसा मानता है कि इजराइल जो है वो हमारा 51वां स्टेट है। आपने यूएस के फ्लैग के अंदर
50 सितारे जो है वो देखे होंगे, लेकिन 51वां सितारा पूरी दुनिया की तरफ से जुड़ चुका है और वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो होते हैं यहूदी, और यहूदी बहुत बड़े बड़े बिजनेस के अंदर आज एक्टिव हैं। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ जो हैं वो आज यहूदीज हैं, जो कि यूएस के अंदर इकोनॉमी को रन करते हैं। अगर वो कंपनीज के सीईओ अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर उनकी कंपनियां गिर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस का शेयर मार्केट जो है वो बहुत हद तक डाउन हो सकता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इजराइल जो कि यूएस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस रन करता है, इसलिए यूएस जो है वो ये समझता है, ये जानता है कि इजराइलों का साथ जो है वो हमको चाहिए, और इजराइल के पास में टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। यहां तक कि इजराइल के पास में जो आयरन डॉम टेक्नोलॉजी है, इसको बहुत सारे देश लेने को तैयार हैं। इसलिए इजराइल से इतना इन्फ्लुएंस है यूएसए कि वो अपने इजराइल को 51वां देश जो है वो मानता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये आखिरकार है क्या। यहां पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज जो है वो सामने बैठे हुए हैं, और सभी 132 देशों के सदस्य जो हैं, 132 देशों के, वो सामने बैठे हुए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हैग के अंदर है, लेकिन इसकी स्थापना 2002 के अंदर की जाती है। 1998 के अंदर रोम की एक संधि होती है, और उसी संधि के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अस्तित्व के अंदर आता है, और बहुत सारे देश जो है वो इसके सिग्नेटरी बनते हैं, इसके हस्ताक्षर करने वाले बन जाते हैं, और उसके बाद में ये अपने जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो उसके ऊपर, जितने भी देश सदस्य बनते हैं उनके ऊपर जो है लागू होते हैं। ये जो आप लोग यहां पर मीटिंग देख सकते हैं, ये मीटिंग बेसिकली 1957 की मीटिंग है, जिस समय रोम की ट्रीटी हुई थी। रोम की ट्रीटी थी क्या? इटली की राजधानी जो है रोम के अंदर ये मीटिंग आयोजित होती है। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो कि रोम के अंदर होता है। ये होता है 25 मार्च 1957 को, जिसके अंदर बेल्जियम है, फ्रांस है, फेडरल रिपब्लिक और जर्मनी है। इसके साथ में इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड्स है। ये तमाम देश जो हैं वो इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, और ये कहते हैं कि हम लोग अपने देशों के अंदर इकोनॉमी जो है इसको बैलेंस करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है उसको क्रिएट करेंगे। साथ में कस्टम यूनियन जो है उसको भी हम लोग बनाएंगे, ताकि जितने भी ये जो देश हैं वो एक कॉमन मार्केट का फायदा उठा सके। इसके साथ में यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी जो है उसको भी हम लोग बिल्ड करेंगे, ताकि एटॉमिक एनर्जी जो है उसको हम लोग बैलेंस कर पाए पूरे विश्व के अंदर। इसीलिए ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो 1957 के अंदर होती है, लेकिन इसके बाद में इसका एक्सटेंड होता है 1998 के अंदर, और उसके तहत एक एग्रीमेंट साइन होता है, और आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका जन्म होता है। पूरी कहानी हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार 1998 के अंदर 15 से 17 जून के बीच में रोम के अंदर 1998 में जब इसकी कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो आईसीसी का जन्म जो है वो किस प्रकार होता है। यहां पर एक व्यक्ति की फोटो जो है आप लोग देख सकते हैं। ये फोटो है 1872 की, नाम है यानी कि फ्रांसो पर्शियन वॉर की फोटो है। ये व्यक्ति जो है वो गुस्ताव मोइनियर है। आप लोग बस इनको ये समझिए कि इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी ये अध्यक्ष रह चुके थे उस समय, जो ये चाहते थे कि इंटरनेशनली जो भी क्राइम्स हैं वो कहीं ना कहीं रुकने चाहिए। फिर 1919 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उस समय एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि जर्मनी के कारण यूरोपियन कंट्रीज का बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसलिए जर्मनी जो है वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इन सभी देशों का कर्जा जो है वो जर्मनी चुकाएगा। और आपको जानकर ताजुब होगा, जो सैंक्शंस या जुर्माना जो है वो लगाया गया था 1919 के अंदर जर्मनी के ऊपर, उसका जो पूरा खर्चा है वो अब तक 2010 में जो है जाकर उतरा है जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी के ऊपर यह कहा गया था कि जर्मनी जो है वो उन तमाम देशों को ये पैसे देगा, ताकि जिनको भी हानि हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, ताकि उसकी भरपाई हो जाए। तो 1919 के अंदर भी ये ट्रीटी की गई थी कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, इंटरनेशनल कोर्ट का निर्माण करें, ताकि वो एक पीस के तहत जो है वो पूरे विश्व के अंदर कायम रहे। फिर 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो एंड होता है, और उसके बाद में ही कुछ एलाइज जो है वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत शांति बनी रहे। 1948 के अंदर कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, तो जीनोसाइड जो होते हैं, नरसंहार होते हैं, इसको रोकने के लिए 1948 के अंदर एक कन्वेंशन होता है। उसके तहत यहां पर अनाउंस होता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि बेसिकली एक हम लोग संस्था बनाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उस समय संस्था नहीं बनती है। यहां पर त्रिनिडाद और टोबैगो के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो सबसे पहले 1989 के अंदर जब कोल्ड वॉर एंड होता है, तो त्रिनिडाद और टोबैगो के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो साइन करते हैं किसके ऊपर, कि हम लोग एक ऐसा कोड बनाना चाहते हैं इंटरनेशनली जो कि काम करे विश्व के अंदर जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको लेकर। तो
तो यहां पर जो है वो सिग्नेचर करते हैं। 1994 के अंदर एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए, और फिर 1998 के अंदर जब एग्रीमेंट होता है रोम ट्रीटी के तहत, और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, और 2002 के अंदर प्रिपरेटरी कमीशन एग्रीज की लीगल टेक्स्ट, मतलब 2002 के अंदर एक लीगल ड्राफ्ट जो है बनाया जाता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कैसे काम करेगा और क्या इसका अधिकार रहेगा, और 2002 के अंदर एस्टैब्लिश कर लिया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। और दुनिया के 123 देशों ने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, वही देश आईसीसी के सदस्य हैं। मतलब आईसीसी अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा तो इन 123 देशों पर लागू होगा। 31 देश, मतलब इनके अलावा 123 देशों के अलावा 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब बेसिकली उन्होंने रोम एग्रीमेंट पर सिग्नेचर तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जो भी अधिकार पत्र जारी किए जाते हैं, वारंट जारी किए जाते हैं, वो उनके लिए मान्य नहीं होते। और इसके अंदर अमेरिका, रूस और यूक्रेन इन 31 देशों के अंदर शामिल हैं, इसलिए आईसीसी के सदस्य नहीं है। मतलब अमेरिका देखिए एक ऐसा कंट्री है जिसकी मदद से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो बनता तो है लेकिन खुद उसका सदस्य नहीं बनता है। वो कहता है कि मैंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन नोटिफिकेशन जो भी जारी किए जाएंगे उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना ने रोम ट्रीटी जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य भी नहीं है। लेकिन कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल जो आईसीजे है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस मैं आप लोग को बता देता हूं। ये जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूएन चार्टर के तहत। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर रोम स्टैच्यू, यानी कि रोम ट्रीटी के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसको गवर्न करता है यूएन, जबकि ये इंडिपेंडेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर ऑफ यूएन ऑटोमेटिकली बिकम इट्स मेंबर। जो यूएन के मेंबर हैं वही जो है आईसीसी के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल जो है आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। जब आपने रोम संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है तो फिर आप लोग आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो है वो अध्यक्ष सदस्य बन जाते हैं। नो ज्यूरिसडिक्शन ट्राई टू एक्यूज इंडिविजुअल्स। कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है कि जो भी एक्यूज है इनको कहीं ना कहीं बेसिकली क्या होता है कि अरेस्ट वगैरह करने का ऐसे कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये ट्राइज इंडिविजुअल फॉर जीनोसाइड वॉर क्राइम्स, मतलब बेसिकली वॉर क्राइम्स होते हैं, युद्ध के दौरान जो भी क्राइम्स होते हैं, और साथ में जीनोसाइड्स जो होते हैं उसके लिए हमेशा ये वारंट वगैरह जो है हिदायत वगैरह देता रहता है। इट्स नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट, ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, लेकिन यहां पर जो है जो भी अपराध वगैरह होते हैं इसकी सुनवाई यहां पर होती है। बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मुद्दा है कश्मीर को लेकर, तो वो आईसीजी के अंदर जाएगा, ना कि आईसीसी के अंदर, है ना। तो आईसीजी के अंदर जो है वो चला जाएगा। ये यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जबकि ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है मैंने आप लोग को बता दिया है। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ अरेस्ट वारंट्स वर इश्यूज अगेंस्ट इजरायली ऑफिशियल्स, तो बेसिकली अगर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है तो ये इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानता है कि नहीं मानता, क्योंकि वो किसी के ऊपर बाध्य नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जो फलाना व्यक्ति है या फिर वो देश जो है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसके द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशंस को वो माने या नहीं माने, ये उस देश के ऊपर डिपेंड करता है। इट वुड मेक इट मोर डिफिकल्ट और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक्स टू एंगेज विथ इजराइल। बेसिकली क्या है कि आज इजराइल के साथ में जो पश्चिमी देश हैं वो पूरी तरीके से उसके समर्थन में हैं और उसको वेपन्स जो है वो भी सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इजराइल को अगर अरेस्ट वारंट जारी होता है तो पेट में दर्द होता है वेस्टर्न कंट्रीज के, इसलिए यूएस ने कहा कि अगर आप इजराइल को अगर अरेस्ट वारंट जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है अरेस्ट वारंट वो नहीं मानेंगे। और पूरी घटना मैंने आप लोग को बता ही दी है कि 7 अक्टूबर को क्या होता है, और उसमें इजराइल के 1200 लोग और फिर ये जो है 34,000 लोग पैलेस्टाइन के जो है वो उसके अंदर मारे जाते हैं। और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी अब काफी हद तक बढ़ चुका है और ईरान जैसे देश जो है वो अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ये आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।